गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हम लोगों ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल खत्म कर लिया है और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के साथ, ठीक है, यानी पृथ्वी का अंतरम। पृथ्वी का अंतरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए भी क्योंकि आपको ये पता होना जरूरी है कि पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है। उसी से आप आने वाले समय में ये समझ पाएंगे कि जो पृथ्वी में दूसरे प्रोसेसेस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, वॉल्केनोज कैसे बनते हैं, अर्थक्वेक क्यों आते हैं, अर्थ में जो मूवमेंट्स है वो क्यों हो रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स और ओशन का जो सेटअप है वो ऐसा क्यों है, और आने वाले समय में जो चेंजेस हैं वो किस तरीके से आएंगे। साथ ही में आने वाले समय में जो भी थ्योरीज आप पढ़ेंगे, चाहे वो आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ें वैगनर की, या आप आइसोस्टेसी पढ़ें, या बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसे हम बाद में चल के डिस्कस करेंगे, जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। तो ये सारी थ्योरीज जो है इनको समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पहले आप ये समझें कि हमारी पृथ्वी जो है वो अंदर से कैसी है, उसका इंटीरियर कैसा है। चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्वेज के बारे में। स्वेज जो थे वो एक ऑस्ट्रियन बेसिकली जियोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने पृथ्वी के अंतरम का यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो इन्होंने दिया था। स्वेज ने जब अपना क्लासिफिकेशन दिया तो वो जो क्लासिफिकेशन था वो बेसिकली अर्थ के केमिकल कंपोजिशन पे आधारित था, यानी अर्थ की रासायनिक संरचना जो है वो कैसी है, इस पे उनकी जो थ्योरी थी वो बेस्ड थी। उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसपे हम लोग हैं और हम सब हैं, ये ऊपरी परत क्या है, क्रस्ट है, सेडिमेंट्री रॉक से बनी है और बहुत ही पतली परत है। उसके बाद स्वेस ने बताया कि पृथ्वी पृथ्वी के जो अंदर है यानी पृथ्वी का अंतरम जो है उसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाता है? 3 परत पाई जाती है, ठीक है। पहली जो परत है उसको उन्होंने क्या कहा, उसको उन्होंने सियाल कहा, ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद जो दूसरी परत है उसको उन्होंने क्या कहा, सीमा कहा, और जो सबसे निचली परत है उसे उन्होंने क्या कहा, नीफे कहा, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है उसमें कितनी परतें पाई जाती हैं, उसमें 3 परतें पाई जाती हैं, सियाल, सीमा और नीफे, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं इन लेयर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग लेयर्स डिस्कस करेंगे सियाल, ठीक है। सियाल जो है ये 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलिका प्लस अल्युमिनियम। किससे मिलके बना है? सिलिका प्लस अल्युमिनियम। यानी ये जो हमारी सबसे ऊपरी परत है, इस परत में क्या है, सिलिका है, और प्लस साथ में क्या है, अल्युमिनियम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी पहली परत है वो 2 मटेरियल उसमें डोमिनेटिंग है, और वो मटेरियल सिलिका है और अल्युमिनियम है। इसकी जो गहराई है यानी इसकी जो डेप्थ है, यानी क्रस्ट के बाद जो सियाल की जो गहराई है वो सतह से लेकर करीब 50 से 300 किलोमीटर तक के बीच में है। ये अंदाजा स्वेज ने लगाया, ठीक है। याद रखिएगा ये थ्योरी है वो स्वेज ने दी, और ये बहुत पहले दी गई थी। उन्होंने जो भी उनको आइडिया लगाया, जो भी उनको समझ में आया, जो भी उनकी रिसर्च थी ये उस पर आधारित थी। तो उनकी जो गहराई के बारे में जो अंदाजा था और जो इंटीरियर में मटेरियल्स मिल रहे हैं उसके बारे में अंदाजा था, वो बेसिकली कुछ फंडामेंटल और बेसिक प्रिंसिपल्स पे आधारित था। वो आधार ये था कि पृथ्वी की ऊपरी परत में जो है वो हल्के पदार्थ मिलेंगे, हल्के मटेरियल मिलेंगे, और पृथ्वी में जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो कैसे मटेरियल मिलेंगे, हैवी मटेरियल मिलेंगे। तो उन्होंने इसी अंदाजे से इस क्लासिफिकेशन को सेट किया था। तो उन्होंने कहा जो पहली परत है वो सियाल है, जो सिलिका प्लस अल्युमिनियम से बनी है, जिसकी गहराई 50 से 300 किलोमीटर के बीच में, यानी सतह से लेकर 50 से 300 किलोमीटर तक हो सकती है। साथ में इन्होंने बताया कि इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो 2.9 है। साथ ही में इन्होंने बताया कि जो ऊपरी परत है ये एसिडिक मटेरियल से बनी है। सिलिकेट्स ऑफ पोटेशियम बहुत ज्यादा है इसमें, सोडियम और एल्युमिनियम जैसी जो मटेरियल्स हैं वो इसमें काफी ज्यादा पाए जाते हैं। याद रखिएगा जो एल्युमिनियम है, अगर आपको पता हो तो काफी हल्का मटेरियल होता है, इसको इनफैक्ट प्लेन बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हल्का एल्युमिनियम है यानी ये जो हल्की मटेरियल्स है ये कहाँ मिलेंगे, पृथ्वी की सतह पे मिलेंगे। इसी के बाद दूसरी परत स्टार्ट होती है। दूसरी परत का जो उन्होंने नाम रखा वो रखा सीमा, ठीक है। सीमा 2 शब्दों से बना है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। यानी ये जो दूसरी हमारी परत है ये किससे मिलकर बनी है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। पहले मैग्नीशियम अब अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम Mg यूज किया जाता है, लेकिन पहले शुरुआत में मैग्नीशियम के लिए Me ही इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो दूसरी परत है ये सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी है। इसकी डेप्थ, गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर के आसपास है। इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो 2.9 से 4.7 के बराबर है। और ये जो मटेरियल यानी ये जो लेयर है इसमें बेसिक मटेरियल है, ठीक है। सियाल में कैसे थे, एसिडिक थे, इसमें कैसे हैं, बेसिक मटेरियल हैं, और सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम पाए जाते हैं।
साथ में कैल्शियम और आयरन जो है उसकी मात्रा भी पाई जाती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर में जाएंगे, जो भारी मटेरियल है जैसे आयरन जो है वो भारी हमारे जो है वो मेटल्स हैं। तो जैसे जैसे हम गहराई गहराई में जाएंगे, जो भारी मेटल्स हैं वो ज्यादा पाए जाएंगे और हल्के मेटल्स कम क्या पाए जाएंगे, कम पाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरी परत क्या है, सीमा है। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो तीसरी परत है वो जो है उसे हम कहते हैं निफे। निफे जो है वो बनी है निकल प्लस फेरियम से, Ni+Fe। तो निकल और फेरियम जो इसमें है ज्यादा पाया जाता है, और अगर आपको पता हो तो निकल और फेरियम जो है ये दोनों ही बेसिकली आयरन के फॉर्म है। ठीक है, तो जो आखिरी परत है जो पृथ्वी का अंतरम है उसमें क्या पाया जाता है, निकल और फेरियम। इसका जो डायमीटर है लगभग 6880 किलोमीटर के आसपास है। इसकी गहराई जो है वो 3440 किलोमीटर के आसपास है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि जो इसकी डेंसिटी है, ठीक है, जो घनत्व है वो लगभग 11 के आसपास है। साथ ही में स्वेज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन उनका था, और उनका मानना था कि जो पृथ्वी की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो वो प्रॉपर्टी किसकी वजह से है, वो प्रॉपर्टी निफे की वजह से है। यानी जो निफे है वो अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। और निफे में लार्जली क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और ये कैसा आयरन है, ये मैग्नेटिक आयरन है, जिसकी वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल का फॉर्मेशन हुआ है, और अर्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो बनती है। इस तरीके से स्वेज की जो क्लासिफिकेशन थी वो पहली क्लासिफिकेशन थी जो अर्थ के इंटीरियर के बारे में एक्सप्लेन करती थी। ये क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं थी, लेकिन ये बहुत ही शुरुआती थी, और मतलब इसने एक वैज्ञानिक आधार रखा पृथ्वी के अंतरम की क्लासिफिकेशन के बारे में। इस क्लासिफिकेशन को आने वाले समय में बहुत सारे जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल किया अपने सिद्धांतों को एक्सप्लेन करने में, जिसके बारे में हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो आपको बताऊंगा किस तरीके से स्वेज की क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया। स्वेज की क्लासिफिकेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जिसे हम आज यूज करते हैं वो एक आधुनिक विचार है, जिसे हम रिसेंट व्यू कहते हैं। पृथ्वी के अंतरम के बारे में जो रिसेंट व्यू है बेसिकली ये सीस्मिक वेव्स पे आधारित है। किस पे आधारित है, भूकंपीय तरंगों पे। तो पृथ्वी की भूकंपीय तरंगे जो है वो बहुत कुछ बताती हैं पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में। इसी तरीके से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जियोलॉजिस्ट और ज्योग्राफर्स के पास, सिस्मोग्राफ। अब जैसे ही भूकंप पृथ्वी में आते हैं, जो भूकंपीय तरंगे हैं वो पृथ्वी में ट्रेवल करती हैं तेजी से। हम उन्हीं तरंगों को नापते हैं और फिर नाप के हम बताते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। जैसे जैसे ये तरंगे जो है वो पृथ्वी के अंदर जाती हैं, पृथ्वी का जो घनत्व है क्योंकि बदल रहा है, तो पृथ्वी के घनत्व के बदलने के कारण ये जो जो वेव्स हैं इनका जो डायरेक्शन है, जो इनका दिशा है, वो भी क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है वो कैसी है। तो जो आज का व्यू है वो किस पे आधारित है, वो भूकंपीय तरंगों पे आधारित है। और आज के व्यू के हिसाब से हम मानते हैं कि जो पृथ्वी है उसकी 3 परतें हैं उसमें। ठीक है, सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर। यानी अर्थ में कितनी परतें पाई जाती हैं, 3, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, जो बिल्कुल ऊपरी परत है ये क्रस्ट है, बीच में सारा मेंटल है, और उसके अलावा क्या है, बीच का जो हिस्सा है वो क्या है, कोर है। चलिए, तो इस तरीके से सबसे ऊपर पृथ्वी के क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, और फिर उसके बाद क्या है, कोर है। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्रस्ट के भी हम 2 हिस्से करते हैं, जिसे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट कहते हैं। फिर मेंटल को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। और फिर कोर जो है उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्रस्ट के बारे में। ठीक है, तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। इसकी डेप्थ क्या है, 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक है। यानी क्रस्ट की जो डेप्थ है, गहराई है, वो 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक है। ठीक है, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे यानी क्रस्ट जो है बिल्कुल 0 पे है, यानी निचली जो परत है वो आप मान सकते हैं कि वो सरफेस पे है। ऐसा आपने अगर सुना हो मरियाना ट्रेंच के बारे में, तो सिर्फ वो एक ऐसी जगह है जहां पे जो क्रस्ट है वो ना के बराबर है, सीधा जो मेंटल वाला हिस्सा है वो स्टार्ट होता है। तो जो आपका क्रस्ट है वो 0 से 30 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। इसकी जो डेंसिटी है, जो इसका घनत्व है, वो कितना है, 2.9। तो इसकी डेंसिटी कितनी है, 2.9 इसकी डेंसिटी है। और ये जो आपका जो अपर क्रस्ट, जो क्रस्ट है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक है अपर पार्ट और दूसरा है लोअर पार्ट। तो जो हमारी क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा है इसे हम कहते हैं अपर क्रस्ट, और जो क्रस्ट का निचला हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, लोअर क्रस्ट। यानी हम क्रस्ट को भी कितने भाग में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में। एक को हम कहते हैं अपर क्रस्ट और दूसरे को हम कहते हैं लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो 2.8 है, और लोअर क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो 3.0 है। ठीक है, इन दोनों का एवरेज कर दीजिए तो कितना हो गया, 2.9 हो गया, जो कि क्रस्ट की ओवरऑल डेंसिटी है। तो जो अपर क्रस्ट है वो 2.9 डेंसिटी है, और जो लोअर क्रस्ट है उसकी डेंसिटी कितनी है, 3 है।
अब क्रस्ट खत्म होता है और उसके बाद निचली परत शुरू होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग, ज्योग्राफी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब भी एक परत या एक लेयर खत्म होती है और दूसरी लेयर स्टार्ट होती है, तो उन दोनों लेयर्स के जो बीच का इलाका होता है, ठीक है, ये एक ट्रांजिशनल जोन होता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि दोनों तरह की जो विशेषताएं हैं वो पाई जाएंगी। तो ये जो ट्रांजिशनल जोन है, जब हम पृथ्वी के अंतरम की वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो जो ट्रांजिशनल जोन है उसको हम कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी। इसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, डिसकॉन्टिन्यूटी। तो याद रखिएगा, अर्थ के इंटीरियर की जब हम बात करेंगे और हम ये बोलेंगे कि हम एक परत से दूसरी परत में जा रहे हैं, तो उनके बीच का जो ट्रांजिशनल जोन होगा दोनों परत के बीच का, उस ट्रांजिशनल जोन के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे, डिसकॉन्टिन्यूटी। हिंदी में कहते हैं असंबंधता। क्या कहा जाता है हिंदी में, असंबंधता, ठीक है। तो जैसे ही हम क्रस्ट क्रॉस करते हैं और ये यहाँ पे जो मेंटल है ये शुरू होता है, तो ये जो बीच की जगह है ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। और ये जो डिसकॉन्टिन्यूटी है इसका नाम क्या है, इसका मोहरविक डिसकॉन्टिन्यूटी इसका नाम है, या ऐसे आप मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी भी कह सकते हैं। इसको 99 में डिस्कवर किया गया, ठीक है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी है, उस डिसकॉन्टिन्यूटी को हम क्या कहते हैं, उसे मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी या मोहरविक डिसकॉन्टिन्यूटी कहा जाता है। ये मोहरविक जियोलॉजिस्ट हैं जिनके नाम पे इस डिसकॉन्टिन्यूटी का नाम रखा गया है, जिन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रस्ट से जब मेंटल में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगी, असंबंधता मिलेगी। इस असंबंधता को हम मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्रस्ट के बाद आपका क्या शुरू होता है, मेंटल शुरू होता है, ठीक है। मेंटल की जो डेप्थ है वो देख रहे होंगे आप, 30 किलोमीटर से लेकर वो कहां तक एक्सटेंड करती है, टू 2900 किलोमीटर तक। मेंटल की जो डेंसिटी है वो कितनी है, वो 4.3 है मेंटल की डेंसिटी। अब मेंटल को भी वैसे ही हम दो भाग में बांटते हैं जैसे बाकी सबको बांटा जाता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। अपर मेंटल जो है वो है 30 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक, और जो लोअर मेंटल है वो 700 किलोमीटर से लेकर कहां तक है, 2900 किलोमीटर तक। तो अपर मेंटल 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक, और जो लोअर मेंटल है वो 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। मेंटल की सबसे खास बात यह है कि अर्थ के इंटीरियर का सबसे ज्यादा स्पेस जो है वो कौन कवर करता है, वो मेंटल कवर करता है। अबाउट अर्थ का जो भी वॉल्यूम है उसका 83% जो वॉल्यूम है वो अकेला किसके पास है, मेंटल के पास है। यानी एक बहुत बड़ा पोर्शन अर्थ के इंटीरियर का हुआ आपका मेंटल। और जो इसका मास है वो 68% है। आप क्योंकि ज्यादा साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको आइडिया होगा कि वॉल्यूम और मास में क्या है डिफरेंस है। मास जो है वो किस पे है, वो वेट पे, वजन पे आधारित होता है, और वजन किस पे डिपेंडेंट करता है, ग्रेविटी पे डिपेंडेंट करता है, ठीक है। तो जो अगर इसका आप वेट करेंगे, यानी पूरे मेंटल को अगर अलग करके उसका वजन करेंगे, तो अर्थ के टोटल वजन के 68% के जो बराबर वेट है वो किसका है, मेंटल के बराबर है। लेकिन अगर एरिया देखेंगे तो 83% एरिया किसके पास है, मेंटल के पास है। आपका जो मेंटल है वो रिच है आयरन में और मैग्नीशियम में, यानी आयरन और मैग्नीशियम की जो मात्रा है उसमें वो क्या है, ज्यादा है। और फिर जैसे ही मैंने आपको बताया था क्रस्ट और मेंटल के बीच में डिस्कॉन्टिन्यूटी पाई जाती है, ठीक उसी तरीके से मेंटल और उसकी निचली जो परत है जिसे हमने कोर कहा था, तो मेंटल और कोर के बीच में भी क्या पाई जाती है, डिस्कॉन्टिन्यूटी पाई जाती है। और इस डिस्कॉन्टिन्यूटी को क्या कहा जाता है, इसे गटिनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कॉन्टिन्यूटी है, एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आपकी जो मेंटल और कोर के बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है उसे हम क्या कहते हैं, गटिनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी उसे कहते हैं। इस तरीके से आपका मेंटल खत्म होता है और आपकी अगली जो परत है उसकी शुरुआत होती है, और जो आपकी अगली परत है वो क्या है, कोर है, ठीक है। पृथ्वी का जो कोर है उसकी जो गहराई है वो आपकी 2900 किलोमीटर से लेकर कहां तक है, 6371 किलोमीटर तक, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा पार्ट है आपका कोर का, जिसकी डेप्थ कितनी है, फ्रॉम 2900 किलोमीटर टू 6371 किलोमीटर। हमारा जो कोर है उसके कितने हिस्से हैं, उसके दो हिस्से हैं। एक ऊपरी हिस्सा है जिसे हम आउटर कोर कहते हैं, और दूसरा आंतरिक हिस्सा है जिसे हम क्या कहते हैं, इनर कोर कहते हैं, ठीक है। आउटर कोर जो है, व्राह कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, और जो इनर कोर है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आउटर कोर और इनर कोर की, याद रखिएगा। आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, और जो इनर कोर है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। आउटर कोर जो है वो, उसकी जो डेप्थ है वो 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक है। यानी जो आउटर कोर है वो 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक है।
ये जो आउटर कोर है इसकी डेंसिटी कितनी है, 12 इसकी डेंसिटी है, ठीक है। और ये जो आउटर कोर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें जो पृथ्वी के अंतरिम के बारे में जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है, भूकंपीय तरंगों से मिलती है, ठीक है। अर्थ जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं जिन्हें हम सीस्मिक वेव्स कहते हैं, सीस्मिक वेव से बनती हैं। मोटे तौर पे जो सीस्मिक वेव्स हैं ये तीन तरह की होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। इन वेव्स के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे जब हम अर्थक्वेक आपको पढ़ाएंगे आने वाले कुछ टॉपिक्स में, ठीक है। लेकिन ये जो वेव का नेचर है, यही वेव का नेचर हमें बताता है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, ठीक है। अब ये जो आपकी जो एस वेव्स हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। एस वेव्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एस वेव्स जब अर्थ के इंटीरियर में ट्रेवल करती हैं तो ट्रेवल करते हुए अगर कोई जगह लिक्विड आ जाएगी तो एस वेव्स ट्रेवल नहीं करेंगी, क्योंकि एस वेव्स की प्रॉपर्टी ये है कि एस वेव्स लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती। वहीं जो दूसरी वेव्स पी वेव्स हैं, इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये लिक्विड और सॉलिड दोनों में ट्रेवल कर सकती हैं। लेकिन जब लिक्विड आता है तो जो इनकी स्पीड है वो कम हो जाती है और फिर जैसे ही सॉलिड आता है जो इनकी स्पीड है वो फिर से बढ़ जाती है। हमें कैसे पता चला कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है? हमें ऐसे पता चला कि जब हम एस वेव्स को प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं जैसे ही एस वेव जो है आउटर कोर की बाउंड्री पे पहुंचती हैं, सारी की सारी एस वेव डिसअपीयर हो जाती हैं, आपके सिस्मोग्राफ से क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो पी वेव्स हैं वो ट्रेवल करेंगी लेकिन उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा जो आउटर कोर है वो किस फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इनर कोर है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। इनर कोर की जो डेप्थ है वो कितनी है, 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक। तो ये जो पूरा एरिया है ये क्या कहलाता है, इनर कोर कहलाता है। इनर कोर की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, 17 डेंसिटी है। और इनर कोर जो है उसमें जो पी वेव्स हैं वो फिर से जैसे पी वेव्स जब आती हैं आउटर कोर में स्लो हो जाती हैं और फिर जैसे ही इनर कोर की बाउंड्री में पहुंचती हैं फिर से उनकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। याद रखिएगा स्पीड में भी डिफरेंस चेंजेस आते हैं और साथ में डिफ्लेक्शन भी होता है। जैसे ही आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, एक डेंसिटी से दूसरे डेंसिटी में जाते हैं, जो वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, डिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से लाइट वेव्स डिफ्लेक्ट होती हैं जब पानी में चम्मच पड़ा रहता है, तो आपको चम्मच कैसे दिखाई देता है, तिरछा दिखाई देता है, वो डिफ्लेक्शन है। वो डिफ्लेक्शन किस वजह से है, क्यों, क्योंकि एयर की जो डेंसिटी है और जो वाटर की डेंसिटी है उसमें क्या है, डिफरेंस है। तो यही सेम जो फेनोमेना है, यही जो सेम जो जो घटना है वो कहाँ घट रही है, वो आपके आउटर कोर और इनर कोर और बाकी जो सारी लेयर्स है उसमें घट रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा इनर कोर है वो किस फॉर्म में है, इनर कोर हमारा सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। चलिए, अब जो हमारी आज की नॉलेज है, जो कि ट्रू नॉलेज है, वो हमारी नॉलेज हमें ये बताती है कि हमारा जो अर्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, अर्थ की क्या जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो किसकी वजह से है, याद रखिएगा इनर कोर की वजह से, ठीक है। वो कोर की वजह से नहीं है, वो किसकी वजह से है, इनर कोर की वजह से। तो आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए, एक दिमाग में नक्शा बनाइए कि एक गोल बॉल है लोहे की जो कि सॉलिड है और उसके ऊपर आउटर कोर का जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये जो मैग्मा है ये बहुत ही हाईली चार्ज है, बहुत हाई टेम्परेचर है और ये उसके चारों तरफ घूम रहा है। ये ठीक एक्चुअली ऐसा ही है जैसे आपका पंखा होता है, ठीक है। अब बीच में लोहा है और जैसे ही उसके तरफ हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाते हैं तो बीच वाला जो पार्ट क्या होता है, हो जाता है मैग्नेट। तो हमारे अर्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से है, इनर कोर की वजह से है। और इनर कोर किस फॉर्म में है, इनर कोर सॉलिड फॉर्म में है। कोर के बारे में दूसरी सबसे खास बात यह है कि कोर के पास अर्थ का 16% वॉल्यूम है, ठीक है। तो कोर के पास कोर में अर्थ का 16% वॉल्यूम है और 32% मास है। याद रखिएगा वेट ज्यादा है, क्योंकि हम जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे वैसे वैसे वेट क्या होगा, वजन क्या होगा, बढ़ेगा, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जो उसका वेट है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो हमारा कोर है उसमें जो वॉल्यूम है वो 60% है और जो मास है 32%, ठीक है। इस तरीके से क्रस्ट मेंटल कोर जो है वो हमारा अर्थ में पाया जाता है। अब इसमें ये देखिए, ये बेसिकली मैग्नेटिक जो आपके मैग्नेटिक वेव्स हैं वो उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखिए ये आपका अर्थ का इनर कोर है और फिर इनर कोर से जो है वो जो बाहर का लिक्विड है इसके चारों तरफ फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से जो अर्थ का इनर कोर है जो कि बेसिकली आयरन है, यहाँ से मैग्नेटिक वेव्स बन रही हैं और साउथ से नॉर्थ की तरफ ये क्या कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। अब
दूसरा इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि जब क्रस्ट से मेंटल में आते हैं तो आपको क्या मिलती है, डिस्कंटिन्यूटी, जिसका नाम हमने क्या बताया था, मोहो डिस्कंटिन्यूटी बताया था, ठीक है। और फिर आपको बताया था कि जब आप मेंटल से कोर पे आते हैं तो फिर से आपको डिस्कंटिन्यूटी मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मोहरविक डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्कंटिन्यूटीज हैं ये क्रस्ट से मेंटल और मेंटल से कोर के बीच में पाई जाती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि क्रस्ट का भी दो भाग है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, मेंटल का भी दो भाग है, अपर मेंटल लोअर मेंटल, कोर का भी दो पार्ट है, आउटर कोर और इनर कोर। तो ये जो जो पार्ट है इसके बीच में भी क्या पाई जाती है, डिस्कंटिन्यूटीज जो है वो पाई जाती हैं। तो जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है उसे हम कहते हैं कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। क्या कहा जाता है, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, कोनार्ड असंबंधता। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रैपिटी डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है, रैपिटी असंबंधता। और फिर आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहा जाता है, लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है। इस तरीके से आप देखें तो अर्थ के अंतरम में कितनी डिस्कंटिन्यूटीज पाई जाती हैं, टोटल 5 डिस्कंटिन्यूटीज पाई जाती हैं। सबसे पहले आपकी कौन सी डिस्कंटिन्यूटी मिलेगी, कोनार्ड मिलेगी, कोनार्ड अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में आपको कौन सी मिलेगी, मोहो डिस्कंटिन्यूटी मिलेगी। फिर अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में आपको रैपिटी डिस्कंटिन्यूटी मिलेगी। फिर आपको मेंटल और कोर के बीच में गटिनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी मिलेगी। और फिर आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी मिलेगी। ये डिस्कंटिन्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में, लगभग सभी एग्जाम्स में और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आपको याद रखना है कि अर्थ में कितनी डिस्कंटिन्यूटीज हैं, 5 डिस्कंटिन्यूटीज हैं और इसके सीक्वेंस को भी आपको याद रखना है। अगर आपको पता हो तो जो प्रेशर है और टेम्परेचर या प्रेशर या जो बॉइलिंग पॉइंट है इसके बीच में जो संबंध है वो कैसा है, पॉजिटिव है। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है किसी भी चीज का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अर्थ के अंदर आप जैसे जैसे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर के साथ क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बनता है। अर्थ के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारे जो टेम्परेचर है वो भी चेंज होता है। टेम्परेचर जो चेंज होता है उसे हम कहते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट, और वो कितना होता है, करीब 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अर्थ के नीचे जब आप जाएंगे तो जियोथर्मल ग्रेडियंट की दर से टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो अर्थ के जब आप अंदर जाते हैं तो आपका जो जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है चट्टानों का, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन क्योंकि प्रेशर ज्यादा है इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑब्जेक्ट्स का वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। चलिए एक दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट जैसे मैं आपको बताऊंगा कि आपको डायमंड्स के बारे में बताना बहुत जरूरी है यहाँ पे। जो डायमंड्स हैं, डायमंड्स का जो निर्माण होता है, जो डायमंड्स जो बनते हैं वो पृथ्वी की सतह पे पाए जाते हैं, लेकिन पृथ्वी की सतह पे कोई भी प्रोसेस नहीं है जो डायमंड्स क्या करे, फॉर्मेशन करे। तो डायमंड्स बनते कहाँ पे हैं, डायमंड्स पृथ्वी की सतह के नीचे, काफी नीचे, करीब 160 से 200 किलोमीटर, यानी जब आप पृथ्वी के नीचे खुदाई करेंगे तो 160 से 200 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या होता है, डायमंड पाया जाता है। एक्चुअली यहाँ पे प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कोई भी जो कार्बनिक मटेरियल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। और पूरी दुनिया में यही एक तरीका है और यही एक क्षेत्र है जहाँ पे क्या मिलता है, डायमंड मिलता है। ये देखिए, ये हमारा जो चट्टाने हैं जिसमें डायमंड, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे डायमंड लगा हुआ है, ठीक है। ये जो चट्टान है इसे हम क्या कहते हैं, किम्बरलाइट कहते हैं। ये हल्की सी ग्रीन शेड लिए होती है। तो जो किम्बरलाइट रॉक्स होती हैं उनमें ही हमारे क्या मिलते हैं, जो डायमंड्स हैं वो मिलते हैं। अब सवाल ये होता है कि पृथ्वी की इतनी गहराई से, यानी 160 से जो 200 किलोमीटर की गहराई है, यहाँ से डायमंड्स पृथ्वी की सतह पे आते कैसे हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह में जो डायमंड्स आने का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है उसे हम क्या कहते हैं, किम्बरलाइटिक इरप्शन, ठीक है। किम्बरलाइटिक इरप्शन होता क्या है इसे आप समझिएगा। हमारे जो ज्वालामुखी हैं वो पृथ्वी के काफी जो है वो अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, काफी इंटीरियर में जो है वो ज्वालामुखी होते हैं। ज्यादातर जो ज्वालामुखी होते हैं वो 160 से 200 किलोमीटर के ऊपर वाले क्षेत्र से ही आते हैं, यानी ज्वालामुखी जिस जगह से आते हैं वो एक्चुअली एक मैग्मा का चैम्बर होता है जहां से मैग्मा ऊपर उठता है और विस्फोट होता है। लेकिन कभी कभी मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स में, करीब 10 मिलियन ईयर में एक बार शायद ऐसा होता है कि एक मैग्मा का चैम्बर वहां बनता है जो किम्बरलाइट से नीचे होता है।
ऊपर उठते हुए ये क्या करते हैं, किम्बरलाइट से डायमंड जो है उन्हें पिकअप कर लेते हैं। अब क्योंकि डायमंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, सरफेस पे जो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट है वो करीब है आपका 4000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4000 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो मैग्मा है ये ऐसा मैग्मा चैम्बर जो पृथ्वी में इस सतह से नीचे बने, उठते हुए डायमंड्स को क्या करते हैं, ये पिक कर लेते हैं, सरफेस पे आते हैं, एक विस्फोट होता है और विस्फोट के साथ डायमंड क्या हो जाता है, फैल जाता है। क्योंकि डायमंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो मैग्मा होता है वो जो डायमंड्स हैं उनको पिघला नहीं पाता, और एक विस्फोट के साथ जो डायमंड्स हैं वो चारों तरफ क्या हो जाते हैं, छिटक जाते हैं। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो चलते हुए आपको डायमंड्स मिल जाएंगे, अगर वहां पे किम्बरलाइटिक एरप्शन हुआ है, और अगर आपने सुना हो तो बहुत सारे लोगों को चलते चलते डायमंड्स मिलते भी हैं। लेकिन जो उसके बावजूद भी जो डायमंड का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो क्या है, ये पाइप है, जो किम्बरलाइट पाइप जिसे हम कहते हैं, ठीक है। डायमंड विस्फोट हुआ, डायमंड चारों तरफ छिटक गए, लेकिन जो डायमंड्स का सबसे बड़ा सोर्स है, यहाँ जो सूखा हुआ, जो ठंडा होके जमा हुआ मैग्मा है, इस मैग्मा में क्या होते हैं, डायमंड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। आपको पता होगा साउथ अमेरिका में ऐसे बहुत जो मैग्मा पाइप्स हैं वो मिले हैं, जिसकी वजह से साउथ अमेरिका में बहुत सारे जो डायमंड्स हैं वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इंडिया में भी इस तरह का जो डायमंड है वो पाइप्स हैं, हालांकि पाइप्स को नहीं खोज पाए हैं, लेकिन जो इरप्शन का आसपास का एरिया है उसका हमें आइडिया है। अगर आपने सुना हो पन्ना की जो खाने हैं जो कि हीरों के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है, हालांकि इसमें काम बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी उन इलाकों में क्या मिलते हैं, डायमंड मिलते हैं। और आपका जो कोहिनूर हीरा है, माना जाता है कि वो इसी माइंस के आसपास कहीं किसी को बस ऐसे ही चलते चलते मिल गया था, ठीक है। तो इस तरीके से अर्थ के इंटीरियर से जो डायमंड्स हैं वो कहाँ आते हैं, सरफेस पे आते हैं। और उसे कौन लाता है अर्थ इंटीरियर से, हमारे जो जो हमारे वॉल्केनोज होते हैं वो इसको लेके आते हैं। आखिरी किम्बरलाइट इरप्शन जो है वो 25 मिलियन साल पहले हुआ था, ठीक है, तो बहुत लंबा समय हुआ जब आखिरी किम्बरलाइट इरप्शन हुआ था। और ऐसा कहते हैं, माना जाता है कि मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स में इस तरह के जो इरप्शन है वो एक बार होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है उसके बारे में आज हमने डिस्कशन किया। हमारे पास 3 मिनट है, और अब अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो वो सवाल ले सकता हूँ, उसके जवाब दिए जा सकते हैं।